वेलकम बैक दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेंटर स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। हम DU BEd एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियोस में 2020 का DU BEd एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को दो पार्ट में सॉल्व किया था। अब ये 2021 का DU BEd का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे, तो ये भी हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एक पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज को मैं थोड़ा सा शॉर्ट पैसेज है इसलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट राइटर जस्ट सिट डाउन एंड चर्न आउट अ वंडरफुल एसे, स्टोरी और पोएम इन वन सिटिंग इन अ फ्लैश ऑफ जीनियस एंड इंस्पिरेशन. दिस इज नॉट ट्रू. Experienced writer use the writing process from start to finish to help them write a clear document. If you do not reflect on your composition in stage and make changes as you develop it, you will not shell all the problem or error in it. Don't try to write an essay or a story just once and leave the room. That's make a made by novice writer and will be glaringly obvious to an experienced reader. Stay and look through your work. Reflect upon what you have composed. Even better, use a writing process where you are pre-writing and plan. Write a rough draft, organize ideas, edit and proofread. Your writing will suffer the consequence of poor craftsman otherwise. तो ये आपका पूरा पैसेज था। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे और हर क्वेश्चन में आपको हर बारी पैसेज दिया हुआ नज़र आएगा। तो ये एक राइटर के बारे में है, जो मतलब हम लोग सोचते हैं कि राइटर एक ही जगह बैठ जाते हैं और अपना जो मजमून है, जो भी स्टोरी है, वो अपनी एबिलिटी की वजह से लिख देते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। जो तजुर्बेकार जो राइटर होते हैं वो अपनी दस्तावेज़ लिखने के लिए शुरू से आखिर तक राइटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मतलब एक तरीके से मैं इसकी हिंदी टाइप कर रहा हूँ, तो आप इसका इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं। तो वहाँ से आप ये पढ़कर फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। बोला गया द ऑथर मोस्ट लाइकली रूट द पैराग्राफ इन ऑर्डर टू। पहला ऑप्शन है एक्सप्लेन द राइटिंग प्रोसेस टू समवन हु हैज़ रियली एक्सपीरियंस। दूसरा है सजेस्ट दैट इनएक्सपीरियंस राइटर यूज द राइटिंग प्रोसेस टू क्राफ्ट देयर वर्क। Compare the thought process of novice writer with that of an experienced writer. या identify the component of writing process and best way to incorporate into composition. तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। राइटिंग प्रोसेस को पहचानना और आइडेंटिफाई करना और रचना में शामिल करने के बेहतरीन तरीक़ों को आइडेंटिफाई करना ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ। विच स्टेप इज़ नॉट नेसेसरी फॉर राइटिंग प्रोसेस एज एक्सप्लेन्ड इन द पैसेज। जो पैसेज में गिवन है वो उसमें से कौन सा नहीं है। तो ड्राफ्ट था, ऑर्गेनाइज भी था, एडिट भी था, लेकिन पब्लिश नहीं था। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पब्लिश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इन द 5th सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ द वर्ड नोवाइस। तो एक वर्ड आया था नोवाइस मोस्ट नियरली मीन्स। तो यहाँ पर एक तरीके से आपका ये सिनोनिम्स पूछा गया था। तो आपसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पूछे आ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो न्यूफाइट होता है। नोवाइस का मतलब होता है न्यू लर्नर। तो यहाँ पर जो है आपका न्यूफाइट है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ न्यू लर्नर। Move to question number 4. In the last sentence of the paragraph, the antonym of the word craftsman is. देखिए यहाँ पर एंटोनिम्स पूछ लिया गया, वहाँ पर सिनोनिम्स पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्राफ्टमैनशिप का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका इनएप्टीट्यूड हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। बाकी सभी के मीनिंग करीब करीब कारीगरी हुनर के आते हैं। जैसे पहला है डेक्सटेरिटी, इसका मतलब क्या है निपुणता या महारत। और थर्ड में है एड्रोइटनेस, इसका मतलब भी होता है चतुराई या हुनरमंदी। और स्किलफुल तो आप जानते ही हैं, जिसमें आप कुशलता की बात करते हैं। स्किलफुल का मतलब होता है कुशलता। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द पैसेज इज नरेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। तो
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, टीचिंग इंग्लिश टू लर्नर, टीचिंग राइटिंग, टीचिंग द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग। तो पैसेज के अकॉर्डिंग हम इसका जो करेक्ट ऑप्शन पाते हैं वो टीचिंग द प्रोसेस ऑफ राइटिंग पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइटिंग प्रोसेस की ही बात की गई है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक और पैसेज गिवन है, तो ये थोड़ा सा लंबा पैसेज है, तो मैं इसके लिए इसको थोड़ा सा आपके लिए फास्टली रीड करूँगा। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। The Indian education system is one of the oldest education system. Over a period of time, it has produced so many geniuses. However, it faces a lot of problems that need to be sorted to let it reach its full potential. The biggest problem which it has to face is the poor grading system. तो यहाँ पर एक पुअर ग्रेडिंग सिस्टम, मतलब बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, पुअर ग्रेडिंग सिस्टम है। इट जस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ अ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ अकेडमिक विच इज इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम पेपर। That is very unfair to students who are good in their overall performance but not that good at specific subject. तो ओवरऑल तो स्टूडेंट सब चीज़ में होता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में वो ख़राब हो सकता है। लाइक कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, ज़्यादातर बच्चे मैथ्स में डरते हैं। मोर ओवर द ओनली स्ट्राइव टू गेट गुड मार्क्स, नॉट पेइंग अटेंशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज थॉट, क्या उसको पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर अटेंशन नहीं होता। Furthermore, the contemporary education system focuses on the theory more and laser focus in given practical. तो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और प्रैक्टिकल पे कम फोकस किया जाता है। तो इस पैसेज में ये भी बात की गई है, दिस मेक्स दैम रन आफ्टर द बुकिश नॉलेज एंड नॉट एक्चुअली अप्लाइंग इन टू रियल वर्ल्ड। तो हम जो एजुकेशन सिस्टम है वो बुकिश नॉलेज को ज़्यादा प्रीफर कर रहा है, मतलब बच्चे बुकिश नॉलेज को रट लेते हैं और रियल में उसको अप्लाई नहीं कर पाते। Most importantly, the Indian education system does not emphasize enough on the importance of sports and art. अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बढ़ावा नहीं देता है स्पोर्ट को और आर्ट्स को। स्टूडेंट आर ऑलवेज आस्क्ड टू स्टडी ऑल द टाइम। हर बारी स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ने के लिए बोला जाता है, वेयर दे गेट नो टाइम फॉर अदर एक्टिविटी लाइक स्पोर्ट और आर्ट। फिर उनके लिए जो स्पोर्ट वगैरह है, आर्ट्स वगैरह है, उनके लिए उनके पास टाइम नहीं बचता। एज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम, we need to come up with the effective solution so it improve and create a brighter future for student. We can start by focusing on the skill development of the student. तो हमें स्टूडेंट की स्किल्स पे, स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। The school and college should not only focus on the rank and grade but also on the analytical and creative system, analytical and creative skill of learner. In addition, subject must not be merely taught theoretically but also inclusion with practical implication. तो practical implication भी आपको theoretical concept के साथ साथ सिखाना जाना चाहिए। This will help in better understanding of the subject without them having to mug up the whole thing due to lack of practical knowledge. Also, the syllabus must be updated with the changing times and not follow the old age pattern. और सिलेबस भी टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए, ना कि ओल्ड पैटर्न के ऊपर। तो अब इसके 5 क्वेश्चन आपको गिवन है, तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, मतलब इसमें बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द करंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो पहला ऑप्शन है इंडियन एजुकेशन सिस्टम फोकस मोर ऑन थ्योरी, मतलब ऑन थ्योरी, लेसर फोकस इन गिवन प्रैक्टिकल। या इंडियन एजुकेशन सिस्टम फोकस ऑन प्रैक्टिकल मोर और लेसर फोकस इन गिवन थ्योरी। या इंडियन एजुकेशन सिस्टम फोकस नाइदर थ्योरी नॉर प्रैक्टिकल। या इंडियन एजुकेशन सिस्टम फोकस बोथ ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। पैसेज के अकॉर्डिंग हम ये पाते हैं कि थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है बल्कि प्रैक्टिकल पे कम फोकस किया जाता है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही बताना है व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम फेस बाय द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो हमने ये देखा ही था, लैक ऑफ क्रिएटिविटी नहीं था, टू मच एम्फेसाइज ऑन एकेडमिक भी नहीं था, स्टक इन ऑल टाइम भी नहीं था। हमने ये पैसेज में ही पढ़ा था कि जो बिगेस्ट प्रॉब्लम थी वो क्या थी, पुअर ग्रेडिंग सिस्टम। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ हाउ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम जज द इंटेलिजेंस ऑफ अ स्टूडेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको
ऑप्शन नंबर 3 में मिल पा रहा है बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम एक्टिविटीज़। तो हमें क्लासरूम एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शामिल करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें आपको बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस एग्ज़ाम पेपर, अच्छा इसमें हमने गलत आंसर मार्क कर दिया है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है कि बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम पेपर। यहाँ पर जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं ना, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम पेपर ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? स्टूडेंट नॉट पेइंग अटेंशन टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, द सिलेबस मस्ट बी अपडेटेड विद द चेंज टाइम। तो द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एम्फेसाइज इनफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स। हालांकि ये चीज़ यहाँ पे गलत दी हुई है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स और आर्ट्स इंडियन एजुकेशन में कम टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है इनफ, जो कि इनफ नहीं था वहाँ पर, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन 3rd हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मतलब इस क्वेश्चन पैसेज के आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ व्हाट वुड बी द इफेक्टिव सॉल्यूशन टू इम्प्रूव एंड क्रिएट ब्राइटर फ्यूचर फॉर स्टूडेंट। पहला ऑप्शन है स्कूल एंड कॉलेज फोकस solely on the rank and grade, the school and college focus on admission on the basis of merit, या school and college should not teach subject practically, या school and college focus on the development of the analytical and creative skill of the learner। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, स्कूल एंड कॉलेज फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल एंड क्रिएटिव स्किल ऑफ लर्नर। स्टूडेंट ये पैसेज की जो आप PDF, मतलब इस पूरे पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसको पैसेज को सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि आप पैसेज को जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन के साथ उसके ऑप्शन पढ़ दो, उसके बाद एक बारी पैसेज को रीड करो। ये मैंने पैसेज पहले ही पढ़ लिए थे, इसलिए मैंने इनके आंसर पहले ही मार्क कर लिए थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर भी एक हिंदी का एक पैसेज दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं आपको इसके लिए इसको सिर्फ स्क्रॉल करूँगा आपके लिए। आप बाद में इसको वीडियो में पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। तो ये संस्कृत व्यक्ति की बात की गई है। बेसिकली मैं आपको इसमें बता दूं कि यहाँ पर जो बात की गई है, एक ऐसे व्यक्तियों की बात की गई है जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके नए नए आविष्कार करता है, और यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों की भी बात की गई है जो जिनको वो चीज़ें मिल गई है। जैसे न्यूटन ने अपना ग्रेविटेशन का नियम दिया था और वो अब हम पढ़ते हैं, तो ये हमने ईजाद नहीं किया, सिर्फ हम उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ पा रहे हैं। तो अब सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है प्रस्तुत गद्यांश में संस्कृत व्यक्ति से क्या अभिप्राय है। तो संस्कृत व्यक्ति से अभिप्राय ये है कि जिसकी बुद्धि अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया है, मतलब कोई चीज़ उसने नई ईजाद की है, उसी को संस्कृत व्यक्ति कहा गया है। तो संस्कृत व्यक्ति वो होगा जिसने कुछ ईजाद नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं जिन्हें अपने पूर्वजों से आविष्कार या चीज़ें अनायास ही पर्याप्त हो गई हैं, वे हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए संस्कृत और सभ्य दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल गलत। संस्कृत हो सकते हैं पर सभ्य नहीं, सभ्य हो सकते हैं पर संस्कृत नहीं, बिल्कुल। सभ्य तो हो सकते हैं लेकिन संस्कृत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संस्कृत वही व्यक्ति होगा जिसने कोई चीज़ ईजाद की हो, और जो चीज़ पहले से किसी को मिल गई हो तो वो संस्कृत नहीं होगा, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन 3rd हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ। लेखक के अनुसार उपरोक्त गद्यांश में आग का आविष्कार किस प्रेरणा से हुआ है। तो आप जब पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज में आप यहाँ पे आपको मिलेगा कि आग का आविष्कार कैसे हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ इस चीज़ को। जब आप यहाँ पे पढ़ोगे इस वाले लाइन में कि आग में आविष्कार
पेट की ज्वाला की एक प्रेरणा कारण रही। तो ये यहाँ पे पैसेज में गिवन भी है। तो यहाँ पे आप भी देखते हो ऑप्शन नंबर 4 में ही है, पेट की ज्वाला की प्रेरणा से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पेट की ज्वाला की प्रेरणा से हो जाएगा, आग का आविष्कार। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारी सभ्यता का कुछ हिस्सा हम उन्हीं मनीषियों से भी मिलता है जिन्होंने, तो इसका भी इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है, तथ्य विशेष को अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, इस पैसेज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरुत्वाकर्षण से क्या अभिप्राय है? तो गुरुत्वाकर्षण का यहाँ मैंने आपको बताया भी था। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है? यहाँ पर गुरुत्वीय बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की गई है, जो न्यूटन ने बनाया था। एक और पैसेज गिवन है जो नई दिल्ली एशियन गेम्स हुए थे, और नई दिल्ली एशियन गेम में टोटल मतलब कॉन्फ्रेंस हुई थी 1947 के अंदर, और उसमें 28 देशों ने शिरकत की थी, जिसमें से पड़ोसी देशों में जैसे कि आपका अफ़गानिस्तान, बर्मा और सिलोन है, और प्राधीन देश जैसे मालिया, इंडोनेशिया और वियतनाम, ये इन जैसे देशों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार कौन से देश एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस के आयोजन के समय तक प्राधीन थे? तो यहाँ पर आपने देखा ही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्क भी किया है कि प्राधीन देश कौन थे। यहाँ पर ये देखो, मैं इसको ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। ये प्राधीन देश ये थे मालिया, इंडोनेशिया और वियतनाम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मालिया, इंडोनेशिया और वियतनाम इसके प्राधीन देश थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला गया है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें चीन और तिब्बत दोनों ने अलग प्रतिनिधि मंडल भेजा था। आप ये पैसेज के अंदर पाओगे कि दोनों ने ही अपना अलग अलग प्रतिनिधि मंडल भेजा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? एक सप्ताह के तक दिल्ली रंग बिरंगों लोगों से गुलजार रहा। तो ये आपको आखिरी के कुछ लाइनों में मिल जाएगा, ये सही है। दक्षिण पूर्व एशिया ने आने वाले लोग बैल बूटेदार स्तर पहने हुए थे, मतलब वस्त्र पहने हुए थे। तो ये भी सही है आपका। पूर्वी सोवियत गणराज्यों के लोग बेल बॉटन पहने हुए थे। तो ये भी आपको पैसेज के बिल्कुल लास्ट में मिल जाएगा। और तिब्बत के लोग बालों में चोटी बांधे हुए, कई तहों में बना हुए घाघरा पहने हुए थे। तो ये भी सही है, मतलब चारों ही स्टेटमेंट इसकी सही है। पैसेज में आप ये चारों ही दे पाओगे, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 है, यानी सभी 1 2 3 4 सभी स्टेटमेंट सही है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये आपको पहले ही पैसेज में यहाँ पे मिला था कि 28 देशों ने भाग लिया था। तो आप सीधा सा 28 देश मार्क करोगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर इसका 2 ठीक हो जाएगा, 28 देशों के लोगों ने भाग लिया था। बढ़ते हैं पैसेज के आखिरी क्वेश्चन में। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस की रिपोर्टिंग निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये पश्चिमी पत्रकार ने की थी। ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगा। जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा कि रिपोर्टिंग, इस घटना की रिपोर्टिंग एक पश्चिमी पत्रकार ने याद किया, मतलब पश्चिमी पत्रकार। तो यहाँ पे आपको मैंने मार्क भी कर दिया है। तो ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन हिंदी के पैसेज के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के पैसेज के। तो हिंदी और इंग्लिश के टोटल 20 मार्क का आपका आएगा। तो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड रहिए। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। अगर पैसेज में आपने ज़्यादा टाइम ले लिया तो बाकी का आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। इसके लिए बेहतर तरीका यही है कि पहले सभी आप क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन के बाद आप सीधा आप पैसेज जल्दी रीड करो, फिर अपने आंसर मार्क करो। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2021 रिसेंटली ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड? तो इसमें जो है थीम जो थी, जो कैंसर डे की थीम थी, वो थी आई एम एंड आई विल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 ठीक है। और 2021 का जो
रिमाइंडर है वो इंड्योरिंग पावर ऑफ कोऑपरेशन एंड कलेक्टिव एक्शन के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसकी थीम आई एम एंड आई विल के रूप में दी गई है। अब यहाँ पर ये BED सेक्शन स्टार्ट है इसमें, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। बी स्टेटमेंट है द RLDA हैज़ अप्रूव्ड द रीडेवलपमेंट ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अंडर TOD कॉन्सेप्ट। तो इसमें जो है आपकी दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं दोनों स्टेटमेंट कहाँ मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर A और B दोनों ही इसकी ठीक है। तो जो रीडेवलपमेंट ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो डेवलपमेंट आया वो TOD ने कॉन्सेप्ट इन NCR में लिया, मतलब पहली बार लिया है ये। अब यहाँ पर आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो हम मैथ्स का ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 फाइनाइट सेट हैव M and N element respectively. The total number of subset of first set is 56 more than the total number of subset of second set. What are the values of M and N respectively? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो M एलिमेंट है और N एलिमेंट गिवन है, तो हम मान लेते हैं, हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि लेट A के पास M एलिमेंट है और सिमिलरली B के पास N एलिमेंट है, ये हमने मान लिया है। तो टोटल नंबर, थोड़ा सा मैं लेंथी सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको ये चीज़ समझ आए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ A कितना हो जाएगा, A के पास 2 की पावर M और B के पास कितना हो जाएगा 2 की पावर N। ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। हमें ये गिवन है कि दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब दोनों जो का डिफरेंस है वो कितना है 56 गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है। तो बस अब यहाँ से N कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 की पावर M माइनस N और ये -1 इक्वल टू 56। अच्छा, ये जो 2 की पावर N होगा ये आपका एक इवन नंबर होगा, ये आपका क्या होगा इवन नंबर, और ये जो होगा 2 की पावर M माइनस N और उसमें से -1 करोगे तो ये आपका ऑड नंबर होगा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो 56 का फैक्टर करते हैं, जो आए तो 8 7 आता है, 8 7 56। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 8 को और छोटे फॉर्म में लिखा सकता है, तो वो लिखा सकता है 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, क्योंकि 2 2 द 4 4 2 द 8, तो इसलिए 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ से कि 2 की पावर n ब्रैकेट 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। अब यहाँ से जब आप इसका सॉल्यूशन आप निकालोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 3, और जब आप कंपेयर करोगे n को और 3 को तो यहाँ से आपके पास आएगा n की वैल्यू 3 के बराबर। वैसे तो आप ऑप्शन से अब एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन फिर भी करा रहा हूँ। अब 2 की पावर m माइनस n और माइनस n बराबर था 7, n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जब n की वैल्यू पुट करोगे तो m माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 7, तो यहाँ से 7 जाएगा उस साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर m माइनस 3 और 7 जाएगा उधर तो +1 हो जाएगा, और 7 + 1 होता है 8 आपका। बस तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा कि m माइनस 3 या 2 की पावर m माइनस 3 इक्वल टू, इसको 2 की पावर 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो बस अब कंपेयर कर लो, m माइनस 3
इज इक्वल टू 3। तो जब आप यहां से m की वैल्यू निकालोगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 3 = 6। तो यही थी m की वैल्यू और n की वैल्यू। इसीलिए जो m आया वो आया आपके पास 6 और n आया आपके पास 3। तो यही आपके ऑप्शन हो जाएगा। अब आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो है उसके अंदर ये आपको गिवन है कि m की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू 3। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, इफ ऑल द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन x³ + ax² - bx + c = 0 आर पॉजिटिव, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन ये है कि x³ + ax² - bx + c = 0। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब आपको यहां से वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वैल्यूज आप कैसे फाइंड करोगे, आपको मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि अल्फा बीटा, इसको लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज। थोड़ा सा मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा हूं, आप शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको गिवन था। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आपके पास फॉर्मूला है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या लिखोगे, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा का जो फॉर्मूला क्या होता है वो आपके पास, आपको पता है कि -d/a होता है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो अल्फा बीटा और गामा, अल्फा, ये अगर मैं आपको यहाँ पर एक इक्वेशन लिख के दिखाऊं कि ax³ + bx² + cx + d = 0, ये जनरल इक्वेशन होती है ये वाली। तो बस यहाँ कंपेयर करेंगे, d आपका लास्ट में है, दैट मतलब क्या है आपका c, तो -c क्योंकि फॉर्मूले में था, और a क्या था आपका, a था आपका 1, तो c/1। इसके अकॉर्डिंग इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं कि c क्या है आपका, यहां से आप निकाल पाओगे कि c क्या है आपका, एक नेगेटिव क्वांटिटी है। c क्या है, एक नेगेटिव। अब बढ़ते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की तरफ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है -b/a। तो इसके अकॉर्डिंगली अल्फा बीटा प्लस गामा -b, b था आपका सेकंड क्वांटिटी मतलब a, और a तो 1 था, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -a/1। और -a/1 आते ही आप ये लिख सकते हो कि अल्फा बीटा प्लस गामा वो 0 से बड़ा होगा। मतलब क्या होगा कि -a 0 से बड़ा होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू यही थी, लेकिन -a 0 से बड़ा होगा। जब आप एक माइनस साइन उधर लेके आओगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो दैट मीन्स a इज लेस देन 0, मतलब a 0 से छोटा है। तो आप यहां से क्या लिखोगे कि a इज नेगेटिव, तो a इज ऑल्सो नेगेटिव। लास्ट में एक और फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, गामा या अल्फा गामा, कुछ भी कह लो। ये फॉर्मूला होता है आपका c/a। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और अल्फा गामा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी -b/a था, तो a की वैल्यू थी आपकी 1, तो -b/1। तो यहां से भी आपकी जो वैल्यू आ रही है जब आप सॉल्व करोगे तो b इज लेस देन 0 आएगा। मतलब क्या हुआ कि b इज नेगेटिव। अच्छा, b नेगेटिव होते ही आप क्या लिख सकते हो, बस अब आपके पास सॉल्यूशन आ गया।
तो ऑप्शन पढ़ोगे तो ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ए बी और सी ये तीनों ही क्या हो गए, ऑल आर नेगेटिव। तो अब आप ऑप्शन नंबर 1 में देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 1 में क्या गिवन है कि अल्फा बीटा एंड गामा आर पॉजिटिव व्हेन ए बी एंड सी आर नेगेटिव। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है राजन हैज 3 कंटेनर। पहले ए सिलेंड्रिकल कंटेनर हैविंग रेडियस r एंड हाइट h, सिलेंड्रिकल कंटेनर B हैविंग रेडियस 2r एंड हाइट 1/2h, एंड क्यूबॉइडल कंटेनर हैविंग डायमेंशन r into h. The arrangement of the container in the increasing of their volume is। बस इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप जानते हो पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर हैविंग रेडियस r जब है और हाइट उसकी h गिवन है, तो क्या होता है फॉर्मूला आपके पास, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर h। अच्छा, बी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला निकालने की ट्राई करते हैं। बी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बी विद रेडियस था आपके पास 2r, तो विद रेडियस 2r बट हाइट था यहां पर आपके पास 1/2h, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला वही लगाएंगे पाई 2r स्क्वायर इंटू 1/h। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर और 1/2h, 2 से ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा कितना, 2 पाई r स्क्वायर h, ये आ गया। अब सी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कंटेनर, तो तीसरी स्टेटमेंट में हमें क्यूबॉइडल कंटेनर गिवन था हैविंग डायमेंशन थी r इंटू h। तो बस फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है क्यूबॉइडल का l इंटू बी इंटू h, और डायमेंशन ये है तो आप सीधा लिख सकते हो r स्क्वायर h। तो आप सीधा सा देख पा रहे हो कि r स्क्वायर h और r स्क्वायर h तीनों में ही है, मतलब ये तो आपका c तो सबसे छोटा हो गया, c हो गया सबसे छोटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था तो c हो गया आपका सबसे छोटा। उससे बड़ा देखते हैं कौन आएगा, उससे बड़ा आएगा, यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है। आप फॉर्मूला में देख पा रहे हो कि r स्क्वायर h कॉमन, पाई कॉमन, लेकिन यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब ए स्टेटमेंट, जो आपकी ए स्टेटमेंट थी ए वाली, वो आपकी बीच में आएगी, और बी वाली जो स्टेटमेंट थी वो आपकी आएगी सबसे बड़ी। तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही हो जाएगा। इसीलिए आप ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी थर्ड देख पा रहे हो जिसमें ये दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, या रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें जो ट्रू नहीं है और वो ऑप्शन नंबर 2 है, मतलब रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। जैसे कोई भी रैशनल नंबर आपने लिया a/1, ये एक रैशनल नंबर है, अगर मैं इसको a को डिवाइड करता हूँ 0 से तो इसका सॉल्यूशन आएगा आपके पास इन्फिनिटी।
तो इन्फिनिटी एक रैशनल नंबर नहीं है। बाकी अगर आप ए को ए में कुछ भी जोड़ो, ए में से कुछ भी घटाओ या ए में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, जैसे कि आपने ए को 0 में मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा और 0 के नीचे 1 होगा, ये भी आपका एक रैशनल नंबर हुआ। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मास एंड इनर्शिया इज करेक्ट। तो मास और इनर्शिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको पता करना है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इनर्शिया होता है स्टूडेंट, इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, अगर मास घटेगा तो इनर्शिया भी घटेगा। तो ये रिलेशन आप याद रखना। ऑप्शन में गिवन है कि मास ऑफ द, पहला ऑप्शन, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ, द मून और इवन इन आउटर स्पेस बट इनर्शिया चेंज। तो इनर्शिया चेंज होना ही नहीं अगर मास चेंज नहीं होगा, तो ये भी मैंने आपको बताया। सेकेंड स्टेटमेंट में इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ, द मून और इवन आउटर स्पेस बट मास चेंज। मास चेंज होते ही इनर्शिया चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास एंड इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ, द मून और इवन इन आउटर स्पेस। तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 3 ठीक है। क्यों? क्योंकि मास जो है हमेशा हर जगह कांस्टेंट रहता है। मास अगर आप यहाँ पर हो तब भी कांस्टेंट रहेगा, आप स्पेस में चले जाओ, आप मून में चले जाओ, तो मास हमेशा हर जगह कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए इनर्शिया भी बॉडी का सेम रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहला ऑप्शन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट आर, या सोलिनॉइड की बात की गई, आर लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर दीज फील्ड लाइन बिगिन फ्रॉम अ नॉर्थ पोल एंड एस्केप टू इन्फिनिटी। दूसरा ऑप्शन में है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट आर like an electric dipole were these field line begin from a south pole to escape to infinity। या थर्ड ऑप्शन में the magnetic field lines of a magnet are different from each other in a way that in electric dipole these field line begin from a negative charge and on the positive charge or escape to infinity। और लास्ट ऑप्शन में है the magnetic field line of a magnet फ्रॉम कंटिन्यूस लूप। तो बिल्कुल ऑप्शन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलिनॉइड की जो है क्लोज लूप बनाती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपीयर टू इमर्ज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज टू और टर्मिनेट एट साउथ पोल। तो ये आपकी नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल में ख़त्म होती है। Inside the magnetic direction of magnetic field is south to north pole. Magnetic field line do not intersect each other। तो ये भी important point है कि जो magnetic field line है वो आपस में intersect नहीं करती है और it form a closed loop। तो ये ऑप्शन मैं आपको बता ही दिया है। जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये आपका सोलिनॉइड है और मैग्नेटिक मान के चलो यहाँ पर आपका एक तरीके से आप ये मान लो कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरीके से लूप बनाएगी है, इस तरीके से लूप बनाएगी और ये कभी भी आपस में नहीं काटेगी। इनसाइड द, ये इनसाइड है, मतलब इनसाइड क्या होगी इसकी डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। ए की ऑफ मैकेनिकल पियानो played gently first time and then same key played again but much harder in second time. In the second case, sound will be louder but pitch will be same. Sound will be louder but pitch also will higher. Sound will be louder but pitch will be lower. Both loudness and pitch will be unaffected। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि साउंड विल बी लाउडर बट पिच विल बी सेम। साउंड बढ़ जाएगी लेकिन पिच सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि पिच जो होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव के, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पे डिपेंड करती है।
क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है इसलिए पिच भी क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी, लेकिन लाउडनेस जो डिपेंड करती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। और जब हम हार्ड स्ट्रक करेंगे, जब ज़ोर से उस पर मारेंगे, तो जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ेगा और उससे लाउडनेस भी बढ़ जाएगी, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वर्क डन इज नॉट डन बाय अ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ, तो यहाँ पर हम पहले वर्क डन का फॉर्मूला लिख देते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पर फोर्स है, डिस्टेंस है, और कॉस थीटा फोर्स और एंगल के बीच में डिस्टेंस है। जैसे कि यहाँ से और कोई ऑब्जेक्ट उठाया सरफेस और उसके बीच का डिस्टेंस, अगर ये 90 हो गया तो कोस थीटा की वैल्यू हो जाती है 0 और वर्क डन हो जाएगा 0। जो कूली के द्वारा जो वर्क डन होता है अगर वो लेकर खड़ा हो गया तो वो 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0, बिल्कुल अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। द फोर्स 0, अगर फोर्स भी 0 हुआ, अगर फोर्स 0 हो गया तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। द फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, तो ये स्टेटमेंट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि 90 डिग्री एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल बनते ही मैंने आपको बताया कि वर्क हो जाएगा 0। तो वर्क डन इस 3 स्टेटमेंट में नहीं हो रहा है, ए बी एंड डी, इसीलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका ए बी एंड डी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। द क्लियर supermetant solution turn the pH yellowish orange. Which of the following would change the color of this pH paper to greenish blue? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो होगा एंटा एसिड, ऑप्शन नंबर 3rd। सैंपल सॉल्यूशन टर्न पीएच पेपर येलोविश ऑरेंज विच कन्फर्म द एसिडिक नेचर ऑफ सैंपल। मतलब जब वो येलोविश ऑरेंज हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो कैसा है, एसिडिक है नेचर के अंदर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। टू मेक कलर टू ग्रीनिश ब्लू वी हैव टू ऐड एन एंटासिड। तो एंटासिड एक तरीके का बेस है, तो ग्रीनिश ब्लू करने के लिए हमें बेस मिलाना पड़ेगा। अब एंटासिड होता क्या है उसकी एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द सब्सटेंस विच इज यूज टू रिलीव इंडाइजेशन कोज बाय टू मच HCl सिक्रेशन इन स्टोमक इज कॉल्ड एंटासिड। तो जब आपके पेट के अंदर HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है स्टोमक के अंदर, तो वो सब्सटेंस जो आप खाते हो, जैसे इनो वगैरह आप लेते हो, तो वो आपका एंटासिड होता है। जिसमें होता क्या है कि डाइजेशन जो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ज़्यादा HCl ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसी को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। एंटासिड का जो पीएच होता है वो लगभग 10 होता है, और लेमन जो पहला है, लेमन का जो पीएच होता है वो 2 से लगभग 3 के बीच में होता है। और विनेगर जो है आपका, सिरका जिसे बोलते हैं, उसका जो पीएच होता है वो लगभग वो भी 2 से 3 के बीच में होता है। और कॉमन सॉल्ट का मतलब पीएच वो आपका 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। गिवन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन 0.22 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1 मोल के अंदर इतने एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.02 मोलरिटी H2SO4 सॉल्यूशन इज 12.044 10⁻20 मॉलिक्यूल। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं स्टूडेंट। मोल ऑफ H2SO4 की अगर मैं बात करूं, H2SO4 की अगर मैं मोल निकालूंगा तो वो आएगा मोलरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मोलरिटी ऑफ H2SO4, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो मोलरिटी 0.2 गिवन थी और वॉल्यूम था 0.1। लीटर की बात की गई है, वॉल्यूम होना चाहिए लीटर के अंदर। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पर आएगा 2 × 10⁻
-3 बस। तो 6.022 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे देखते हैं इसका सॉल्यूशन, 6.022 इंटू 10⁻23 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आंसर क्या आएगा 12.044। और ये नेगेटिव पावर है और यहाँ पे पॉजिटिव पावर है 10 की, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 20, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो 20 - 3 करोगे तो 20 आ जाएगा। इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, और दोनों स्टेटमेंट आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिल पा रही है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, टू स्टूडेंट ऑफ परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट सेपरेटली एंड ईच वन ऑफ देम रिकॉर्डेड 2 रीडिंग ऑफ मास विच आर गिवन बिलो। करेक्ट रीडिंग ऑफ मास इज 0.2 ग्राम। तो करेक्ट मास है आपका 2 ग्राम। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा मार्क द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो रीडिंग इन्होंने कैलकुलेट किए, इन दोनों का जब आप एवरेज लोगे तो एवरेज लेकर 2.01 प्लस 1.99 का जब आप एवरेज लोगे तो आ जाएगा 2, और इन दोनों का जब एवरेज लोगे तो 2 नहीं आएगा, 2 से कम आ रहा है। तो यहाँ पर आप सीधा सा देख पा रहे हो कि ए स्टूडेंट जो था उसने ज़्यादा रीडिंग एक्यूरेटली ली है, प्रिसाइज ली है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग, कि स्टूडेंट ऑफ ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। जो उसकी रीडिंग है वो प्रिसाइज भी और एक्यूरेट भी। अच्छा, प्रिसाइज का मतलब क्या है? प्रिसाइज का मतलब होता है क्लोजनेस। तो 2 के क्लोजनेस देखो, 2 की क्लोजनेस यही और ये वैल्यू थी, ये और ये वैल्यू तो 2 से बहुत ज़्यादा दूर थी। और जो आपके एक्यूरेटी होता है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि एक्यूरेसी का मतलब लगभग ये है एक्यूरेसी एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट। जो एक्चुअल वैल्यू थी जो कि हमारी 2 थी, वही उसका एवरेज करने पे आ रही है, तो वही इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। व्हाट कुड बी द बेस्ट मेथड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड तो इनको बेस्ट मेथड क्या है इसका? तो सबसे पहले हम करेंगे डिकेटेशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर इवोपरेशन और फिर कंडेंसेशन। यह आपको क्लास नंबर 6 की बुक में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही है। 6th क्लास की NCERT जब ओपन करोगे तो वहाँ पर चैप्टर नंबर 3rd में इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अच्छा, डिसेंटेशन का एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड लिक्विड को सॉलिड से अलग किया जाता है, और बाकी चीज एंड अदर इमिसिबल लिक्विड बाय रिमूविंग द लिक्विड लेयर एट टॉप एंड सॉलिड और लिक्विड बिलो। बाकी जो होता है इमिसिबल लिक्विड, वो लिक्विड होते हैं जो आपस में मिलते नहीं हैं, तो वो अलग ऊपर हो जाते हैं या नीचे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। द ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट, तो इतने % ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल ऑन देयर लीव एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। तो ये है आपका 1%। ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम कैप्चर 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल ऑन देयर लीव एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू फूड एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करके ये 1% जो भी सनलाइट मिलती है उसी से अपना खाना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं अब। रीता एंड महेश ऑब्जर्व एन एनिमल इन द गार्डन। महेश कॉल्ड इट एन अर्थवर्म while Rita said it was an insect. Choose the correct from the following which confirm that it is an insect. तो body with joint leg, body with little segment, cylindrical body या bilateral symmetrical body। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, बॉडी विथ जॉइंटेड लेग। अर्थवॉर्म, अब अर्थवॉर्म जो है आर्थ्रोपोडा का के अंडर में आता है, और आर्थ्रोपोडा जो है आपका ये सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल के अंदर, जिसमें 75% जो है इंसेक्ट पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आर्थरन और पोअस। तो आर्थरन का मतलब होता है जॉइंट और पोअस का मतलब होता है फूड। तो इसका अगर आप पूरा मीनिंग निकालोगे तो
इंसेक्ट आर बेसिकली एनिमल विद जॉइंटेड लेग, जॉइंटेड लेग, तो जॉइंटेड लेग आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इट रिक्वायर्ड 2 टाइप ऑफ गैमेट, फर्टिलाइजेशन is a compulsory process, it does always result in formation of zygote, offspring form or clone। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहला भी ठीक है, पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है और तीसरी भी ठीक है। तो देखते हैं ये आपका कहाँ मिलता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 16 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए बी सी तीनों ठीक थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 17 में देखते हैं विच स्पेसिफिक जॉइंट टाइप ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन बी शॉन विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट ऑफ द डोर। पाइवोटल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, फिक्स जॉइंट या हिंग जॉइंट। तो इसको कहते हैं हिंग जॉइंट। हिंग gives help in opening and closing of a door. They allow forward and backward movement. Similar kind of joint are present in our body which help in forward and backward movement of our limbs. They are called hinge joint. This type of joint is formed in elbow and in knee. तो hinge joint जो होते हैं आपके elbow और knee के अंदर पाए जाते हैं और ये आपकी backward और forward में मतलब आगे पीछे होने में help करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका, मैं सीधा ऑप्शन बताता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका किडनी, सबसे पहले किडनी, उसके बाद यूरेटर, फिर यूरिन ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा। 19 में चलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन इज अ। तो टिंचर ऑफ आयोडीन इज अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल हैविंग आयोडीन सॉल्यूशन एज सोल्यूट एंड एल्कोहल एज सॉल्वेंट। तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो आयोडीन इज सोल्यूट। आयोडीन का मतलब, सोल्यूट का मतलब क्या है कि आयोडीन लिया जाता है लेस क्वांटिटी में, ये लेस क्वांटिटी में लिया जाता है। और जो आपका एल्कोहल है ये लिया जाता है सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट होता है मतलब ये ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मोर क्वांटिटी में। तो सॉल्यूट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो होता है सॉल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो होता है आपका सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं विच वन इज ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टिफरिंग, फ्लॉक प्रिंटिंग, नैपिंग या कैलेंडरिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है फ्लॉक प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इन चिल्ड्रन अंडर न्यूट्रिशन ओकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फूड एंड एनर्जी इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मरासमस। मरासमस अंडर न्यूट्रिशन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फूड एंड एनर्जी। और जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है क्वाशी कोर, ये इसमें क्या होता है, कोज बाय नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन एंड विटामिन। तो ये होता है अगर आप प्रोटीन और विटामिन नहीं लोगे तो ये बीमारी हो जाएगी। और हिडन हंगर फॉर्म ऑफ अंडर न्यूट्रिशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल स्पेशली एज जिंक, आयोडीन और आयरन। तो ये होता है जिंक, आयोडीन और आयरन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू। तो ये है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ग्रेड 5। अब स्कूल स्टेजेस जो हैं ये आपका इम्पोर्टेंट है। स्कूल को 4 स्टेजेस में बांटा गया है, 5 + 3 + 3 + 4। 5 के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जिसमें 3 ईयर प्राइमरी के होंगे और 2 साल होंगे क्लास पहली और दूसरी के लिए। ये जो 3 साल है ये आपकी तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास के लिए होंगे, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास के लिए। और ये 3 साल जो है ये है 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के लिए। और ये जो 4 साल है लास्ट के ये हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है।
यहाँ पर ये जो 3 था ये प्राइमरी के लिए था, प्राइमरी के लिए इसके लिए, और ये 2 जो था ये था पहली और दूसरी क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखते हैं। हु वॉज ऑनर्ड वॉज पद्म भूषण इन 2020 फॉर द कंट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। पीवी सिंधु को पद्म भूषण मिला था 2020 के अंदर। अच्छा, एमसी मैरी कॉम को भी पद्म भूषण मिला था, लेकिन कब मिला था? वो मिला था 2013 के अंदर, और पद्म विभूषण भी मिला है इनको 2020 के अंदर पद्म विभूषण मिला है। अजय चक्रवर्ती को पद्म भूषण मिला है 2020 में इन आर्ट्स, मतलब वोकलिस्ट में। और ये जो है आपकी तरुणदीप राय, इनको भी पद्मश्री मिला है 2021 के अंदर। और खेल रत्न अवार्ड भी मिला इनको 2018 के अंदर। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। पीवी सिंधु और मैरी कॉम का आप बहुत अच्छे से याद रखना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ। तो अब इसके ऑप्शन देखते हैं। रिपब्लिक स्टेट इन फ्रांस, या हायरार्की इन फ्रांस, या मोनार्की इन फ्रांस, या डेमोक्रेसी इन फ्रांस। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मोनार्की इन फ्रांस। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो एंड हुआ वो मोनार्की में हुआ। अच्छा, मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनार्की का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें एक किंग या क्वीन हो, जिसमें वही राज करे। और फ्रांस इज़ अ सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, इट डिक्लेयर इटसेल्फ इंडिविजिबल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैच करना है महल, निज, रॉयट, रॉयटी, बिगा। तो अब इसका जो मैचिंग है मैं आपको सीधा सा इसका ऑप्शन बताता हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्शन एंड अदर लेबल एज रीजन। असर्शन ए, एम्परर नीड मोर रिसोर्स देन किंग बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग एम्पायर। रीजन क्या है इसका? एम्परर नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्सेस। तो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज और आर भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसीलिए इसमें देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 27 में देखते हैं वाई डिड कैपिटल ऑफ सिटी मोहनजोदारो या मोहन जनपदास वर फोर्टिफाइड। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग एंड नीडेड। तो फोर्ट को इसीलिए बंद किया जाता था, मतलब चारों तरफ से किलाबंदी इसलिए की जाती थी, दीवार लगा दी जाती थी चारों तरफ, ताकि कोई और राजा उनके हमला ना कर दे। इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट सम रूल वॉन्टेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे आर वर बिल्डिंग रियली लार्ज, टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल अराउंड देयर सिटीज़। और राजा इसीलिए भी करते थे ताकि दूसरे राजाओं को ये पता चले कि ये राजा कितना मालदार है और कितना पावरफुल है। और तीसरी स्टेटमेंट ये भी है कि द लैंड एंड पीपल लिविंग इनसाइड फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजीली बाय किंग। ये भी सही है कि जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। तीनों स्टेटमेंट ठीक है, और तीनों स्टेटमेंट आपको मिलती है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि इसका ऑप्शन ए बी सी तीनों स्टेटमेंट इसकी सही है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसका PDF पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो इसमें जो है साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की जो स्थापना की थी वो की थी महात्मा गांधी ने नहीं की थी, वो की थी डॉक्टर C नतेशा ने। तो
और सत्या शोधक समाज ज्योतिराव फुले, श्री नारायण धर्मा श्री नारायण गुरु ने की थी, और बी वाला भी इसका ठीक है, मतलब बी सी डी ठीक है, ए इसका गलत था। तो देखते हैं बी सी डी किस में मिलता है। ये मिलता है आपका ऑप्शन नंबर 2 में, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज रीजन आर। 2 places located west of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to east will be behind. Reason, the earth rotate from west to east. तो स्टूडेंट जो असर्शन है वो इस गलत है, लेकिन रीज़न इसका ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट तो रिवॉल्व करता है। ग्रीनविच इज अ प्राइम मेरिडियन विच रिप्रेजेंट 0 लॉन्गिट्यूड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या है, ग्रीनविच पूरब का टाइम आगे होगा और उसके पश्चिम में टाइम पीछे होगा। एंड IST की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि कितना आगे है, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे है GMT से। GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो 82 डिग्री और इतने मिनट बनाता है, 0 ईस्ट ऑफ, मतलब ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड, इतने 0 लॉन्गिट्यूड में है ये। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज कंटेंट इन मोनाजाइट सैंड। तो मोनाजाइट जो होता है वो थोरियम के अंदर पाया जाता है, मतलब मोनाजाइट में कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो वो थोरियम पाया जाता है, थोरियम। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कोल के अंदर क्या पाया जाता है? कोल के अंदर पाया जाता है, कोल किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ये पाया जाता है। और यूरेनियम कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन रॉक, सॉइल, रिवर और ओशन। यूरेनियम हर जगह लगभग पाया जाता है, रॉक सॉइल में भी, रिवर के अंदर भी, ओशन भी। लेकिन ऑयल कहाँ पाया जाएगा? ये टार सॉइल के अंदर पाया जाएगा या ऑयल सैंड के अंदर। अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 में है। क्वेश्चन नंबर 32 से हम पार्ट नंबर 2 में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो में भी प्रोवाइड करा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी इन इंडिया। ये ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इन ट्रॉपिकल साइक्लोन द एक्सपेंशन ऑफ वाइंड बेल्ट इज अबाउट 20 to 200 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर टू स्टॉर्म। तो ये गलत है, यहाँ पर 20 to 200 ना होकर यहाँ पर होता है 10 से 150 किलोमीटर। अगली स्टेटमेंट में क्या है? द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, मतलब इसका जो करेक्ट है वो ए और सी ठीक है। तो देखते हैं किस में मिलता है ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर 4 में मिल पा रहा है ए और सी। तो इसी के साथ हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है स्टूडेंट। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक भी ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछकर आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी को जो भी क्वेरी हो आप हमसे ज़रूर पूछें। और इस क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको हमारे इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इसी के साथ ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। हम पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 32 से सॉल्व करेंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।